बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से पाचन और अवशोषण में अवशोषण की क्रिया जो है वो होती है, और पचित भोजन का अवशोषण जो है दो क्रियाओं के द्वारा किया जाता है, सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण। और उसमें ये बताया गया था कि जो अपना पचित भोजन है वो रक्त के अंदर और लसिका के अंदर किस प्रकार प्रवेश करता है, यही क्या होता है, अवशोषण होता है। और सबसे ज़्यादा अवशोषण कौन सी जगह होता है? जी हाँ, छोटी आंत में होता है। ये बात हमने की थी और साथ ही दिए थे दो प्रश्न। तो आइए पहले उन दो प्रश्नों पे हम नज़र डालते हैं। प्रश्न थे, अवशोषण की मुख्य क्रियाविधियों के नाम बताइए। तो अवशोषण की दो मुख्य क्रियाविधियां हैं, सक्रिय अवशोषण जो कि होती है एटीपी ऊर्जा के द्वारा, और दूसरी है निष्क्रिय अवशोषण जो कि होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पराचरण द्वारा। और सक्रिय परिवहन हेतु ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो एटीपी से प्राप्त होती है। ये बात हम कर चुके हैं और आशा है आप लोगों ने सही उत्तर लिखे होंगे। और आज हम बात करते हैं अपने पाचन और अवशोषण पाठ के अगले भाग में, जहाँ पर कि पाचन के जो विकार हैं, यानी आपने देखा होगा कई बार पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है ना, बार बार मल त्यागने की इच्छा होती है ना, बहुत ज़्यादा ऐंठन होने लग जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? विकार। तो जीवाणुओं और कोई भी कीटाणुओं के द्वारा जो है इन्फेक्शन फैल जाता है, संक्रमण फैल जाता है, या पेट में जैसे कहते हैं ना, पेट में कीड़े होते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो ज़्यादातर कहा जाता है कि इनके पेट में कीड़े होंगे इसलिए इसके पेट में दर्द हो रहा है ना। तो वो कीड़े कौन से होते हैं? जैसे टीना सोलियम है, ये गोल कृमि है, सूत्र कृमि है, फीता कृमि है ना। ये सारे जो होते हैं ये अगर पेट के अंदर चले जाते हैं तो ये इन्फेक्शन करते हैं और इन्फेक्शन से बहुत सारे विकार जो हैं उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप के कौन से विकार होते हैं? तो जिनमें सबसे पहले होता है, आपने देखा होगा कई बार बच्चों एकदम से कैसे हो जाता है, पीला हो जाता है इंसान, उसकी आँखें जो होती हैं वो भी पीली हो जाती हैं। ये मसूड़े जो होते हैं उनमें भी थोड़ा सा क्या होता है, रक्त की कमी दिखने लग जाती है। तो ये होता है पीलिया, है ना। और ये पीलिया जो है किस लिए हो जाता है? जो आँखों में और पूरे शरीर में पित्त वर्णक, जो हमारे पित्त रस जो होता है ना, उसमें पित्त वर्णक होते हैं। और कहाँ से निकलते हैं? जी हाँ, गॉल ब्लैडर से, है ना, पित्ताशय से निकलते हैं। तो उसके कारण ये ऐसा हो जाता है। और ये सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है? सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करता है यकृत को। तो ये बात आप यह ध्यान रखिएगा कि पीलिया जो है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका यकृत प्रभावित होता है। फिर आपने देखा होगा कि कई बार वॉमिटिंग मतलब उल्टी आती है ना, अपना खाना जो है वो वापस बाहर मुंह के रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो ये भी जो है एक किस लिए होती है? ये प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला में स्थित वमन केंद्र से नियंत्रित होती है ना। और उल्टी से पहले क्या होता है? बहुत बेचैनी सी होती है। जब ज़्यादातर ये हो जाता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं उस कंडीशन में, या कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा मसालेदार खा लेते हैं, है ना, जो हमें पचता नहीं है, उस कंडीशन में जो है ये हमारे उल्टी या वमन जैसा होने लगता है। फिर प्रवाहिका यानी डायरिया हो जाता है। इसमें क्या होता है? बार बार जो है आपको मल त्याग की इच्छा होती है ना, और बहुत पतला हो जाता है मल जो होता है, बार बार एकदम भागना पड़ता है ना। भोजन का जो अवशोषण है वो उसकी क्रिया घट जाती है, क्योंकि भोजन का अवशोषण होने में काफ़ी घंटे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आपने इवन कई बार ऐसा होता है कि आपने पानी पिया होता है वो भी निकल जाता है ना। तो ऐसा जो है ये हमारे किस कारण से होता है? क्योंकि आंत जो होती है उसकी अब सामान्य गति की बारंबारता के कारण ऐसा होने लग जाता है। फिर कोष्ठबत्ता, और कई बार ऐसा होता है कि जाके बैठे रहो और बहुत देर हो जाती है और हमारा जो है मल त्याग नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में क्या हो जाता है? कब्ज में रहतात में जाकर के मल रुक जाता है और वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। तो उसे किस चीज़ की संज्ञा दी गई है? उसे कहा गया है कोष्ठबत्ता या कब्ज कहा गया है उसे। फिर अपच, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खा लिया जाता है। तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि पेट में जो खाना गया है वो पूरी तरह से पचता नहीं है ना। और थोड़ा सा भी अगर खा लेते तो ऐसा लगता है पेट बहुत भरा भरा सा है। उस कंडीशन में ये आपके अपच की कंडीशन हो जाती है। फिर सबसे बड़ी समस्या जो है वो है कुपोषण की। कुपोषण में ये देखो बच्चा आपको दिख रहा है, किस तरह से दिख रहा है, ये सामान्य बच्चा नहीं है, इसमें क्या है, आपको हड्डियां सी दिख रही हैं बिल्कुल। तो कुपोषण जो है ये सबसे बड़ी समस्या है। इसमें क्या होता है कि जो आपका हमें क्या चाहिए खाने में हमें प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, पानी चाहिए, खनिज लवण चाहिए, इन सब की एक निश्चित मात्रा चाहिए।
अब इनमें से जो भी मात्रा घट बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा, कई बार ऐसा होता है बिल्कुल एकदम बैलेंस बिगड़ जाता है ना, प्रोटीन नहीं मिल पाता है और कुछ खनिज पदार्थ नहीं मिल पाते हैं, कैलोरीज पूरी नहीं मिल पाती हैं, है ना, हमें खाने के लिए पूरी कैलोरीज चाहिए होती है, वो कैलोरीज नहीं मिल पाती हैं। उस कंडीशन में जो है दो तरह के रोग हो जाते हैं, मैरास्मस और क्वाशियोरकोर। ये जो दो रोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और इसमें क्या होता है, जैसे मैरास्मस में आप ये देखिए, इस बच्चे को देखिए कैसा दिख रहा है, इसके बाल झड़ गए हैं, फेस जो है इसका बुड्ढों के जैसे हो गया है ना, पूरे शरीर की जो स्किन है उसके ऊपर रिंकल्स आ गए, झुर्रियाँ आ गई हैं, है ना, मसल्स जो हैं वो इसके ख़त्म से हो गए हैं, बहुत पतली टांगें वगैरह हो गई हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें मस्तिष्क भी जो है काम करना कम कर देता है ना, मस्तिष्क का पूरे तरह से विकास नहीं हो पाता है। तो ये जो क्रिया होती है किस कारण से होती है, आपके प्रोटीन और कैलोरी की जब अल्पता हो जाती है या कमी हो जाती है, उस कंडीशन में जो है मैरास्मस रोग होता है। क्वाशियोरकोर रोग जो होता है वो होता है प्रोटीन तो अत्यल्प से अधिक उत्पन्न विकार है, मतलब प्रोटीन जो है वो तो बहुत कम मिलता है, अत्यल्प मीन्स बिल्कुल ही कम, है ना, लेकिन कैलोरीज मिलती रहती हैं। इसमें ये है कि बच्चों का पोषण माँ के दूध के स्थान पर उच्च कैलोरी है, लेकिन प्रोटीन अल्प है ना। उस कंडीशन में ये क्या हो जाता है, क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है। इसमें ये आपका पेट, तो आपने देखा पेट बाहर निकला, ज़्यादातर आपने ये वाली जो पोस्टर है ना वो देखा होगा, डिस्पेंसरी वगैरह के बाहर लगे रहते हैं, है ना। तो उसमें ये बताया जाता है कि अगर सही रूप से पोषण नहीं होगा बच्चे का तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है और इसमें भी मस्तिष्क का विकास रुक जाता है ना। और ये जो टांगे और हाथ देखे आपने, ये बहुत पतले हो जाते हैं, लेकिन शरीर जो है, ये देखिए पेट जो है ये क्या हो गया, सूज गया है ना। तो इस तरह से ये हमने देखा कि हम अगर सही रूप से खाना नहीं खाएंगे, हमारे खाने भोजन के अंदर सही कैलोरीज हम नहीं लेंगे हर चीज़ की, ऐसा नहीं है कि हम खाली प्रोटीन खाएं या हम खाली कार्बोहाइड्रेट ही खाएं, है ना, ऐसा नहीं होता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो उस कंडीशन में कुपोषण की समस्या हो सकती है। इसीलिए भोजन जो है उसमें सभी तत्वों का होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। आइए थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम नज़र डाल देते हैं। हमने बात शुरू की थी पाचन तंत्र के ऊपर, तो पाचन तंत्र में आपको एक बार फिर याद दिला दूँ, ये देखिए पाचन तंत्र पूरी आहार नाल है आपके, है ना। पाचन तंत्र जहाँ पर मुंह से शुरू करते हैं, मुंह में क्या था, मुंह में आपके जिह्वा थी और साथ में क्या था आपके, जी हाँ, दांत, है ना। तो दांतों से भोजन का चबाना शुरू होता है ना, और साथ में ये आपकी ग्रसनी के बाद ये ग्रसिका जो 25 सेंटीमीटर तक लंबी थी और जे आकार के अमाशय से जुड़ी हुई है। फिर ये अमाशय किससे, आपके ड्यूडोनियम, ग्रहणी से जुड़ा हुआ है, और ये ड्यूडोनियम जो है सीधी आपकी छोटी आंत का भाग बनाती है, और छोटी आंत जुड़ी हुई है आपकी बड़ी आंत से। ये बड़ी आंत जो है ये पूरी इधर से होती हुई मलाशय से, और फिर ये गुदा से बाहर आपका मल त्याग हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका क्या है, आहार नाल का चित्र है, या इसको पाचन तंत्र के लिए भी यही चित्र जो है बनाया जाता है आपका। फिर मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृतक, रदनक, अचवर्णक और चवर्णक। ये देखिए, है ना, आपको ध्यान है, ये आपके क्या थे, कृतंक, ये दोनों के दोनों कैनायंस, रदनक, ये जो दो आपको ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं ये अग्रचवर्ण, प्रीमोलर्स जिनको बोलते हैं, जो कि छोटे बच्चों में नहीं होते हैं, है ना। और चवर्णक, है ना, ये क्या होते हैं, मोलर्स जो हैं ये आपके दाढ़ जो है वो बनाते हैं, है ना। तो अब ये होते कितने कितने हैं, जी हाँ, आपके जो वयस्क जो होता है उसके अंदर 16 दांत होते हैं, है ना। 16 दांत किस तरह से होते हैं, ये देखिए, आपके जो है इंसीजर्स जो हैं, यानी कृतंक जो दांत हैं वो कितने हैं, 2 और 2 दोनों जबड़ों में, है ना। सी कैनायंस जो होते हैं 1-1, ये 8-8 के हिसाब से दे रखे हैं, मतलब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए यहाँ तक का इसका हिस्सा दे रखा है, ये 8 टोटल मिलके 16 हो गए। तो उसी तरह से ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका दंत सूत्र कहलाता है, 2 1 2 3 2 1 2 3, ठीक है, 2 1 2 3 2 1 2 3। ये बात आपको समझ आ गई किस तरह से बना हुआ है आपका ये, और इनटू कर देते हैं 2, दैट मीन्स कि ये एक जबड़ा हो गया और वो दूसरे जबड़े का हो गया, तो इस तरह से ये 16 होते हैं।
फिर मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये देखिए आपकी जिह्वा के नीचे होती है अधोजिह्वा, ठीक है, और इसके मैंडिबुलर के नीचे होती है आपकी अधोजंब और कर्णपुर पैरोटिड, है ना। यहाँ पर ये 3 जो हैं 3 आपके जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसी तरह से अमाशय जो है, आप ये देखिए अमाशय जो है 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। ये जठरागम है आपका पूरा, है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, जठरागम, ये फंडस, और ये आपका क्या हो गया, जठर निर्गम पार्ट हो गया। फिर यकृत की बात करते हैं, यकृत को हीपर भी बोलते हैं, और ये सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है ना, और जो वसा का पायसीकरण करती है। इसके 2 पार्ट होते हैं, बाईं पाली और दाईं पाली। दाईं पाली बड़ी होती है बाईं पाली से, और दाईं पाली के नीचे 2 और ग्रंथियां होती हैं जिनको क्वाड्रेट और कॉर्डेट कहते हैं। फिर इसके बाद जो आंत जो है वो आहार नाल का सबसे लंबा पार्ट है ना, तो छोटी आंत सबसे लंबी होती है, उसके बाद बड़ी आंत होती है, और पाचन के पश्चात कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जैसे मोनोसेक्राइड्स में परिवर्तित हो जाता है, और अपचित भोजन जो है अर्ध ठोस रूप में कहाँ पहुँचता है, मलाशय में, और फिर गुदा से बाहर पहुँच जाता है। तो इस तरह से ये हमने पूरा का पूरा एक चैप्टर ख़त्म किया है। अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।